कंपोनेंट हम यूज करते हैं एसी में, वन इज रेजिस्टेंस। अपोजिशन, सिंपल जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द अपोजिशन बाय रेजिस्टर, राइट। इफ I is equal to I naught sin omega t, then V is equal to V naught sin omega t. That is both V and I in same phase. Clear? ठीक है। तीन कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, inductance and capacitance. Now inductor, इंडक्टर का अपोजिशन होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड XL, और ये होता है ओमेगा L। और ओमेगा कितना होता है? 2 पाई F, F इज फ्रीक्वेंसी, एंड यूनिट ओम। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ऐसे इंडक्टिव रिएक्टेंस की होती है। इफ I इज इक्वल टू I नॉट sin omega t, then V is equal to V naught sin omega t plus pi by 2, ठीक है। That is current lags behind voltage by pi by 2, correct? Now third, capacitor. Opposition is called what? Capacitive reactance. XC is equal to omega C. Omega is equal to 2 pi F. So 1 upon omega C. हाँ, सॉरी, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट। एफ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, देन वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दैट इज करंट leads voltage by pi by 2. Different values of AC. Instantaneous value, जनरली हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इज वैल्यू एट एन इंस्टेंस, किसी भी इंस्टेंस पे। सेकेंड, पीक वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। हम जनरली इसको डिनोट करते हैं आई नॉट से, ठीक है।
क्योंकि चेंज होता रहता है हर मोमेंट पे, तो किसी भी मोमेंट पे जो वैल्यू है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। देन थर्ड, एवरेज वैल्यू। I average is equal to 2I naught by pi for half cycle. I average is equal to 0 for full cycle. पूरे साइकिल के लिए 0। और जो काम हम करंट के लिए कर रहे हैं सेम एप्लीकेबल होता है वोल्टेज के लिए। रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू। आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई √2। ये हमारी डिफरेंट वैल्यूज हो गई करंट की, टोटल 4 डिफरेंट वैल्यूज है। इसको हम यूज करते हैं फॉर चार्ज पर्पस, इसको हम यूज करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। एनर्जी रिलेटेड जो भी होता है उसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर यूज करते हैं। चार्ज रिलेटेड कुछ होता है तो उसके लिए हम एवरेज यूज करते हैं। अगर मुझे ड्यूरिंग हाफ साइकिल चार्ज कैलकुलेट करना है तो एवरेज से करेंगे, और ड्यूरिंग हाफ साइकिल मुझे अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आरएमएस से करेंगे। राइट? नेक्स्ट, RLC series circuit। RLC, ये हमारा सोर्स वोल्टेज V, ये करंट I, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VR, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VL, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VC। VR is equal to IR, VL is equal to IXL, VC is equal to IXC। ओके? नाउ फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज लेट्स से I को हम रेफरेंस फेजर ले रहे हैं क्योंकि तीनों में I सेम है, बिकॉज इन द सीरीज करंट इज सेम इन ऑल कंपोनेंट, तो सब में I सेम हो गया। नाउ रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। ठीक है? देन इंडक्टेंस में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होती है, और कैपेसिटर में करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होती है। तो ये हमारा VC हो गया। ठीक है? नाउ VL एंड VC आर अपोजिट। ठीक है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा VL माइनस VC, और इससे हमारा ये आ जाएगा V।
और ये एंगल होगा फाई। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल में हमारे पास ये वी आर है, ये वी एल माइनस वी सी है, और ये वी है, और ये हमारा फेज डिफरेंस है। वी आर को हम लिख सकते हैं आई आर, वी एल माइनस वी सी को लिख सकते हैं आई एक्स एल माइनस एक्स सी, और वी को हम लिख सकते हैं आई जेड। ठीक है, जेड इज व्हाट? जेड इज called impedance. Z is impedance, right? That is total opposition of all components. तीनों कंपोनेंट R, L और C को मिला दें तो वो जो अपोजिशन होता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। अब इस ट्राइंगल में I सब जगह सेम है, तो इसका एक सिमिलर ट्राइंगल बनेगा। दिस इज Z X, वेयर X इज व्हाट? XL माइनस XC या XC माइनस XL, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये फाई हो गया। इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं क्या? इम्पीडेंस ट्राइंगल। दिस इज इम्पीडेंस ट्राइंगल। राइट? नाउ इससे हम कैलकुलेट करेंगे, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ओके, राइट। तो ये है हमारा कंप्लीट RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। नेट रिएक्टेंस X इज इक्वल टू XL माइनस XC ओम। ठीक है, फेज डिफरेंस is leading if XC greater than XL is lagging if XC less than XL and is 0 if XC is equal to XL. ठीक है, XC and XL neutralize each other's effect, यानी एक दूसरे को
के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, बिकॉज both are opposite to each other. क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। VL and VC are opposite, that is phase difference is equal to pi. VL और VC में phase difference pi है, ठीक है। So net reactive voltage is equal to VL minus VC, ठीक है। वोल्टेज across resistance VR and voltage across reactive component. रिएक्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? VL माइनस VC are perpendicular to each other, that is phase difference of pi by 2. So net voltage V is equal to under root VR square plus VL minus VC square. This is unlike DC where voltage is algebraic addition. डीसी में हम वोल्टेज को एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। यहाँ पे ऐसा नहीं करते, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? टोटल अपोजिशन offered by R, L and C is called impedance. Z, and Z is equal to under root R square plus XL minus XC square, where R is constant while XL and XC change with frequency. XL and XC change with frequency. With increase of frequency, XL increases and XC decreases.
ठीक है। फ्रॉम impedance triangle, cos phi is equal to R by Z, called as power factor। ठीक है। राइट, ये सब समझ में आ गया ना? रिवाइज कर लेना अच्छे से। हो गया बच्चों? Now, average power in RLC series circuit. L and C do not consume energy. If taken ideal, that is without resistance। जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं वो कभी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो उनके रेजिस्टेंस की वजह से होती है। जैसे इंडक्टर एक कॉइल से बना है तो कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। कैपेसिटर है तो कुछ प्लेट से बना होगा तो प्लेट का रेजिस्टेंस होता है। अगर हम इनके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल ले लें, यानी आइडियल इंडक्टर ले, आइडियल इंडक्टर मीन्स जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल कैपेसिटर मीन्स जीरो रेजिस्टेंस, तो ये बिल्कुल भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। राइट, एनर्जी इज कंज्यूम्ड only across only by R। सिर्फ रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम करते हैं। करेक्ट। एवरेज पावर in RLC series circuit VRMS IRMS cos phi। ऑल्सो क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस में होती है तो हम IRMS स्क्वायर इंटू आर करके भी निकाल सकते हैं। बिकॉज सीरीज सर्किट है तो करंट हर एक में कंपोनेंट में सेम होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर टू फाइंड आउट बाई आई स्क्वायर आर देन वी स्क्वायर बाई आर। ओके, ठीक है। दो L and C do not consume energy, still there is flow of energy to and from during charging and discharging।
क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, वोल्टेज 0 देन मैक्सिमम देन 0 देन नेगेटिव देन 0। तो जब 0 है तो एनर्जी 0, वोल्टेज पॉजिटिव तो मैक्सिमम एनर्जी, फिर 0 फिर नेगेटिव तो मैक्सिमम एनर्जी। तो बार बार एनर्जी सर्कुलेट होती है, तो एनर्जी का आना जाना चलता रहता है टू एंड फ्रो, राइट। दिस सर्कुलेशन of energy result in reactive power. Reactive power PR is equal to VRMS IRMS sin phi। ठीक है, sum of true power and reactive power is called apparent power। ट्रू पावर क्या है? एक्चुअली कंज्यूम actual power across power due to R। एंड रिएक्टिव पावर क्या है? पावर ड्यू टू circulation of energy in inductor and capacitor। सो ये दो टाइप की पावर होती है, एक एक्चुअली जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस वाली पावर, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसकी जो पावर है वो ट्रू पावर है, और जो एनर्जी सर्कुलेट हो रही है उसकी पावर रिएक्टिव पावर है, और इन दोनों का सम क्या होता है? अपरेंट पावर, राइट। सो नाउ जिस तरह से इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है ऐसे ही पावर ट्रायंगल होता है। दिस इज रिएक्टिव पावर, VRMS IRMS sin phi। This is true power, VRMS IRMS cos phi, and this is apparent power। That is VRMS IRMS, and this angle is phase difference। सेम इम्पीडेंस ट्राइंगल है, इम्पीडेंस ट्राइंगल में यहाँ पे टोटल इम्पीडेंस होता है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ रिएक्टेंस होता है, तो रिएक्टेंस में रिएक्टिव पावर, रेजिस्टेंस में ट्रू पावर, और टोटल अपरेंट पावर, राइट। हो गया बच्चों? अरे कोई तो हाँ नाम बोल दो। आयुष, शिवांशी, काजल। Now, resonance in RLC
series circuit. When current is maximum, जब करंट मैक्सिमम होगी तो सर्किट रेजोनेंस में होगा. दैट इज व्हेन Z is minimum or XL is equal to XC. ठीक है. So that is simple description of resonance. जब XL is equal to XC हो जाएगा तो नेट रिएक्टिव अपोजिशन 0 हो जाएगा, तो नेट इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा. इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम. एंड व्हाट विल हैपन जब रेजोनेंस होगा? XL इज इक्वल टू XC हो गया, Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R हो जाएगा. VL इज इक्वल टू VC हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, और V इज इक्वल टू VR हो जाएगा. यानी सारी की सारी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस. F is equal to 1 by 2 pi root LC. Also एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1 by root LC. ठीक है. रेजोनेंस कर्व. ये फ्रीक्वेंसी, ये करंट. It is like this. When resistance is low, this is when resistance is high, and this is resonance frequency. For omega less than 1 by root LC. 1 by root LC क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. XC greater than XL. For omega greater than 1 by root LC, XL greater than XC. तो जो डोमिनेशन है वो पहले कैपेसिटिव की है, पहले कैपेसिटर की और बाद में इंडक्टर की है. रेजोनेंस पे तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन रेजोनेंस से पहले कैपेसिटर डोमिनेट करता है और रेजोनेंस होने के बाद वाली फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर डोमिनेट करता है. Sharpness of resonance
is measured by Q factor, and Q is equal to 1 by R root L by C. Lower the value of R, sharper is resonance. Also, Q is equal to VL or VC upon V or VR. सो वोल्टेज से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपोनेंट की वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस. as tuner circuit, as metal detector. ट्यूनर सर्किट पे कैसे यूज होता है? लाइक जो भी फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा, तो हम L और C की वैल्यू को चेंज करते हैं सो दैट करंट इज मैक्सिमम फॉर द फ्रीक्वेंसी वी वांट, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए. लाइक हमें FM सुनना है 93.5 मेगाहर्ट्ज, तो हम अपने रेडियो में L या C को सेट करेंगे सो दैट जो RLC सीरीज सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी 93.5 मेगाहर्ट्ज हो जाए. तो देन इट विल रिस्पॉन्ड मैक्सिमम करंट फॉर दैट फ्रीक्वेंसी. तो ये हो गया ट्यूनर सर्किट का. मेटल डिटेक्टर का क्या होता है? मेटल डिटेक्टर में लाइक इट इज ए गेट काइंड ऑफ मेटल डिटेक्टर, ऐसे गेट टाइप का मेटल डिटेक्टर होता है. तो ये कॉइल होता है और ये कॉइल फिर फर्दर कहीं कैपेसिटर के साथ अटैच होती है और एक पूरा सर्किट होता है. जब कोई भी इसके थ्रू मेटल लेके पास होता है तो L इंक्रीज होता है. L इंक्रीज होता है तो XL reaches closer to XC and then current increases. This increase of current is resulting in beep sound. ठीक है, ये था पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट. कुछ पूछना है इसमें तो बताओ.